अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। काफ़ी दिनों बाद हम जो ट्रैक्स में आपको नज़र आते हैं इकट्ठे हैं एक ही फ्रेम में। आज हैदर भी हैं मेरे साथ मौजूद, और पहले हैदर कनाडा से कर रहे थे हमारे साथ वीडियोस। सर अथर आए हुए हैं फाइनली कैम्ब्रिज से, और मैं आपका होस्ट। आज जो हमारी डिस्कशन है ये ऑफ द कफ है, और ये एक डिफरेंट मोड है। आपने एक टर्म बहुत ज़्यादा सुनी है पिछले कुछ अरसे में, हाइब्रिड वॉर। हाइब्रिड वॉर जो भी है, लेकिन उसका मतलब ये भी है कि जो नॉन काइनेटिक वारफेयर है, जो डिफरेंट मीन्स है, जो मिलिट्री वाले नहीं हैं, उसको हाइब्रिड वॉर में कंसिडर किया जाता है। इट्स अ न्यू नॉर्मल। तो साउथ एशिया जो रीजन है उसमें आजकल बात हो रही है वाटर वॉर्स के हवाले से। अब ये वाटर वॉर्स क्या है, इसमें मेरे पास जो दोनों ही बहुत मेरे दोस्त अहम पैनलिस्ट मौजूद हैं, ये बताएंगे हमें कि साउथ एशिया में वाटर वॉर्स का कोई नया सीन डेवलप हो भी रहा है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल हाइप है, इसमें कोई रियलिटी भी है, या ये सिर्फ रेटरिक ही है। सो वेलकम हैदर एंड वेलकम डॉक्टर अथर। जी हैदर, आपका टेक क्या है? साउथ एशिया में कोई वाटर वॉर का सीन है? Absolutely. I think water is life, and life is now threatened. Three very essential rivers cross this continent, subcontinent that we live in, and there's 2 billion people living here. Population is increasing, water is decreasing. I think if you just apply simple economics here, supply is decreasing, demand is increasing, conflict is inevitable. But how this conflict unfolds is very dangerous. There's 3 nuclear powers here as well. We should remember China has a nuclear weapon, India has a nuclear weapon, and Pakistan has a nuclear weapon. And water, since it's the basic form of life, if this escalates on a ladder, on an escalation ladder, we don't know where this war could end up. So it is inevitable, but how it unfolds is very important. How do you see that, Abhyala? I think, yes, you're correct. The numbers you have quoted, especially from the population perspective, like 2 billion, it's about quarter of the world's population. So if it is living here and water is essential and they are going to consume and population is not going to stop sometime soon, the growth, especially in India and China, India and Pakistan, especially in Bangladesh and China, definitely are stable in terms of population growth. But ये दो countries हैं, India और Pakistan, इनमें ग्रोथ स्पेशली पाकिस्तान में आपको पता है इज मोर देन 2%। तो वाटर की जो डिमांड है वो ऊपर जानी है नेक्स्ट डेकेड्स में। तो इट्स आई थिंक हैदर वन मोर थिंग विच आई थिंक इज़ वेरी क्रिटिकल इज़ के पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं between China and India and Pakistan and Bangladesh and India and Bangladesh and China and everyone in the region, Pakistan and Afghanistan and things like that. But वो एक political domain में वकास ज़्यादा हमें नज़र आ रहे थे ट्रेडिशनली, क्योंकि शायद पॉपुलेशन भी इतनी नहीं थी और वाटर का शायद इतनी स्केर्सिटी का इशू भी कभी ऐसे हाईलाइट नहीं होना शुरू हुआ था। बट नाउ ब्रह्मपुत्रा, Ganges and Indus, as we have identified rightly, are flowing through the subcontinent and going into the Indian Ocean and Arabian Sea. ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है in terms of sustenance और sustainability. और अभी हम देख रहे हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टिल सस्पेंडेड। ये इस साल आपको पता है अप्रैल में कि वो कश्मीर में अटैक हुआ था और उसके बाद फिर वो पहलगाम अटैक के बाद फिर इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर भी हुई, तो उसमें वी स्टिल सीक इंडिया हैज टू रिस्टोर दैट इंटरनेशनल कमिटमेंट। तो ये जो पॉलिटिकल जो आपके डिफरेंसेस है ना, वो आप सोशो इकोनॉमिक डोमेन में वाटर के थ्रू, एंड वाटर इज क्रिटिकल, उसके बगैर तो मतलब कोई भी लाइफ का यू कांट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट वाटर। तो ये जो पाकिस्तान इंडिया के डिफरेंसेस, इंडिया और अब इंडिया और चाइना के जो डिफरेंसेस होने लगे ना, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाइना इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डैम ऑन ब्रह्मपुत्र। अच्छा, मैं यहाँ चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ये भी व्यूअर्स को एनलाइटन करें कि चाइना और इंडिया, अगर इस केस में देखें तो चाइना अपस्ट्रीम स्टेट है, वो नया कोई डैम बनाने जा रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान और इंडिया के केस में देखें तो इंडिया अपस्ट्रीम स्टेट है। अच्छा, अब यहाँ पे बांग्लादेश और नेपाल का जो सीन है, ये दोनों डरे हुए हैं चाइना और इंडिया के ओवर इन्फ्लुएंस से। तो ये जो बड़ी कॉम्प्लेक्स ही ट्रिजेक्ट्री एवॉल्व होने जा रही है, आप दोनों को क्या फ्यूचर में इससे कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है कि यानी इस क्राइसिस में से कुछ बेहतर निकल के आएगा, या स्टिल ये जो रीजन पहले ही डिस्ट्रस्ट ड्रिवन है उसमें एक बड़ा ही बॉसी किस्म का चाइना या इंडिया का रोल ही हमें
नजर आएगा? तो इस पे जरा आप दोनों बताओ। आई थिंक एक्सटिंक्शन जो हुई है ना यहाँ पर, वो कोई नॉवल चीज़ नहीं है. वी शुड रिमेंबर कि जिस खित्ते में हम रहते हैं, इस खित्ते में पहले भी एक सिविलाइजेशन थी और वो पानी की वजह से ही एक्सटिंक्ट हुई. वी हैड मल्टीपल सिविलाइजेशंस. मोहनजोदाड़ो जो यहाँ पर सिविलाइजेशन थी, वो हमारे एविडेंस है कि वो एक्सटिंक्ट हुई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर in this same region. So don't think that we're superhumans and we not get immune to the threat of water or lack of water thereof. So to answer your question, if there is a silver lining here, currently, as Dr. Ajay pointed out, the political divisions are so stringent between these three nations that cooperation seems very unlikely. I think unless we see, first we need to establish that we have already established कि essential है पानी. इंडिया पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इससे सस्टेन हो रहा है, इकोनॉमी लाइफ सब कुछ इससे सस्टेन हो रही है. बट एक सर्टन पॉइंट के बाद जब पानी ऑलरेडी वी एन एरिड कंट्री, बट ये जब एरिडिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी, वी सी एक्चुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द लैक ऑफ वाटर जब एग्रीकल्चर में ट्रांसलेट होगी, विल सी ड्राउट्स, फूड आउटपुट नॉट कमिंग इनफ. Then maybe I think our political leaders will have some sort of sanity which may prevail, if I call it, may prevail, that they'll cooperate or be inclined to cooperate. But as of now, I don't think we'll rather weaponize in water. We saw that Pahalgam ke baad the BJP government literally put the Indus Water Treaty in abeyance, which was a violation of international law. They weapon in a region where they're weaponizing the supply of water. I don't see a silver lining. And this is very important, right? So I agree with him कि ये जो सिल्वर लाइनिंग है, खैर चले ऑप्टिमिज्म नहीं छोड़ना चाहिए टू सर्टेन एक्सटेंट, बट रियलिस्टिक एनालिसिस जो है वो यही है कि इनकी जो पॉलिटिकल डिविजन्स हैं, स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये बढ़नी है. बिकॉज दे आर गोइंग टू बी द टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर गोइंग टू बी कंपीटिंग अगेंस्ट, जैसे अभी चाइना यूएस के अगेंस्ट कम्पीट कर रहा है. आप देख रहे हैं ना यूएस कैसे रिएक्ट कर रहा है. तो एक मौका ऐसा है ना जब इंडिया चाइना के अगेंस्ट कम्पीट कर रहा होगा. और वही बात है कि जब एक एस्टैब्लिश पावर के अगेंस्ट एक राइजिंग पावर, वो जो थुसिडिटीज ट्रैप है, वो यही है ना. लेकिन केस में एक, इफ़ आई मे से, हम इसको एक डिफरेंट एंगल से भी देख सकते हैं. हम चाइना को हमेशा मतलब इस तरह से देख रहे हैं कि बस यूएस के साथ क्लब करके कि इसका जो कंपटीशन चल रहा है, फेयर इनफ, दैट इज़. बट चाइना का पिछले 10 साल में विद इन साउथ एशिया एक बड़ा अथॉरिटेटिव इन्फ्लुएंशियल रोल ग्रेजुअली नज़र आ रहा है. अच्छा, अब इसको यूं भी देखा जा सकता है कि चाइना का हमेशा से एक स्टाइल रहा है कि चाइना खुद को स्टेबलाइजर दिखाना चाहता है, पीस मेकर दिखाना चाहता है, राइट? अगर मैं उस साइड से देखूं तो चाइना अपने इन्फ्लुएंस को इस तरह से ड्राइव करेगा कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जो भी कनेक्टेड और मे बी अफेक्टेड टू बी अफेक्टेड कंट्रीज हैं, वो अंडर द ऑस्पिशीज और इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना डिस्कशन करें, नया डायलॉग करें और इस वाटर वॉर को वॉर की तरफ जाने की बजाय एक नया रीजनल कोऑपरेशन मॉडल के तौर पे सामने लाएं. मुझे ऐसा लगता है चाइना की, अगर मैं देखिए बिल्कुल ठीक, शी जिनपिंग की चाइना, देखें ना, चाइना की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो उसका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और वो प्रेडिक्टेबल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बिकॉज वहां पे एक पार्टी सिस्टम है, शी जिनपिंग इज देयर फॉर हिज लाइफ. तो उधर उनको पॉलिटिकली उनको कोई ऐसी डिस्टर्बेंस या कोई ऐसी फीलिंग नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में. इंडिया भी अब काफ़ी पॉलिटिकली स्टेबल हो चुका है, लेकिन जो यहाँ पे होती है, तो उसकी वजह से उसकी ये एम्बिशन ज़रूर है कि वो वर्ल्ड स्टेज पे तो एक सुपर पावर बन के, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन के अमेरिका से कम्पीट करे, लेकिन उसको ये भी पता है कि इस रीजन में, मैंने जैसे आपको बताया और हैदर ने भी बताया कि ऑलमोस्ट 25% पॉपुलेशन रहती है. तो वाई नॉट टू बी अ बिग ब्रदर ऑफ द रीजन एज वेल, एंड दे नो दैट इंडिया इज गोइंग टू नॉट एक्सेप्ट इट, बिकॉज उनकी आपस की राइवलरीज चलनी है, और वो राइवलरीज अब कन्वर्ट होनी है जब इंडिया ने यूएस को ओवरटेक करना है नेक्स्ट 3-4 डेकेड्स में एज द सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी. मेरी प्रेडिक्शन नहीं, वो तो गोल्डमैन सैक्स की और इंटरनेशनल एजेंसीज की प्रेडिक्शन है, और जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है. तो जो आपकी बात है ना विकास, उसको मैं हैदर, आई थिंक यू विल एग्री, आई डोंट नो इफ यू एग्री टू दिस और नॉट, बट मुझे ये लगता है कि चाइना की जो एम्बिशन वर्ल्ड स्टेज पे है वो तो एक खड़ा ही है, वो तो एक जो हम बार बार हर जगह पढ़ते हैं कि जी एआई में, टेक में और जो चीज़ों में चाइना कम्पीट कर रहा है, ट्रेड में कम्पीट कर रहा है, लेकिन चाइना का यहाँ पे भी स्टेबली लीड करना, स्टेबल अंदाज में, वो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो एक मेजोलेमन,
मैक्रो लेवल पे तो वो करना चाह ही रहा है, लेकिन मेजो और माइक्रो लेवल के ऊपर भी वो चाहेगा कि वो उस रीजन में स्टेबल होके एक बिग ब्रदर या एक ऐसी पावर के तौर पे देखा जाए जिसकी अम्ब्रेला के नीचे दूसरे ऑपरेट कर रहे हैं. अच्छा हैदर, मैं आपसे China, I will add on to that. China is politically stable Yes. and has a long-term ambition, which helps it be a big brother here, and also has a capacity to be a big brother here. Yes. But in case of, before we come to the question, in case of Pakistan and India, and for them to cooperate, I think there needs to be an indigenous political movement for the need of water as well. Yes. I think we've seen when US was engaged in Vietnam War, we saw an indigenous American movement that was against the war in Vietnam, and then it drove American foreign policy that they pull out of Vietnam. I think if we, and since the political system of India and Pakistan is different from China, they need more of a democratic sort of push. If the Indian population themselves realize that they don't need a Hindutva sort of an ideology, rather they need a more climate friendly. If the government in India genuinely gets votes on sustainability, climate change, water, and so same in Pakistan, then there will be a willingness to cooperate. Because there'll be a pressure, a democratic pressure from within the country that this is the kind of foreign policy that we want, one of cooperation on sustainability, water, etc. And so that China's political stability, long-term ambitions, coupled with a democratic push from Pakistan and India for the need of water, would really be a strong force that could cooperate. मैं चाहूँगा कि आप एक और भी कैच है इसमें, अगर आप उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें व्यूअर्स के लिए. अब देखें, रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आने के बाद पूरी एक टैरिफ्स की ड्राइव चलाई, नॉट ओनली अगेंस्ट चाइना, उन्होंने इंडिया पे भी और सब पे, बाद में फिर सेटल भी किया किसी हद तक. अब जब ये फेज चला हुआ 3-4 मंथ्स का टैरिफ्स का, तो उसमें ऐसा लगने लगा कि इंडिया इज़ नाउ इंचिंग और कमिंग क्लोजर टू चाइना. इंडिया के अंदर ये रियलाइजेशन आ रही है कि चाइना नेबर भी है, सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड भी है, $1 बिलियन से ज़्यादा की उनकी बायलैटरल ट्रेड भी है, और अपरेंटली तो इंडियंस जो है ना चाइना को किसी भी लिहाज से ओवरटेक नहीं कर पा रहे. गलवान क्राइसिस भी एक एग्जाम्पल है. तो अब इंडिया के अंदर जो एक नई सोच आई है, आपको क्या लगता है कि वाटर, देखिए ना, वाटर को हमें थोड़ा सा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से हट के भी देखना चाहिए. अभी थोड़ी देर पहले सर ने बात की थी कि वाटर पॉलिटिक्स से हट के हमें लाइफ में चाहिए, हर चीज़ के लिए चाहिए, इंडस्ट्री के लिए भी वाटर चाहिए, इंडिविजुअल्स को, हाउस होल्ड्स को भी वाटर चाहिए, और वाटर जितनी भी एनर्जी कंजम्पशन है उस लिहाज से भी चाहिए. तो फिर इस पे आप क्या कहेंगे कि क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक डिफरेंट साइड पे भी चल रही है? India's foreign policy right now is guided by a group of people which is blinded by their own Hindutva ideology. So I think अभी इंडिया जो जिस तरह की डेमोक्रेसी है, वो लोग ज़्यादा वो पोलराइजिंग सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वोट मैक्सिमाइज हो सके. आई डोंट थिंक दैट वाटर इज अ बिग इशू इन द फॉरेन पॉलिसी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट सिंस यू पॉइंटेड आउट दैट द tariffs really pushed India towards China. I won't say push towards China, but there's definitely a soft spot for China now. Or maybe they see that we should knock the door of Chinese, if not shake hands. So definitely there's room. But I think jab tak economic opportunity cost nahi aayi, when this now, what really pushed India towards Chinese? An economic opportunity cost, right? There was tariffs by the US that really pushed that, okay, we heard economically Indian industries are shutting down, unemployment is happening, let's go to Chinese. So if we don't see similar sort of an economic opportunity cost because of water in tangible results, there won't really be a lot of cooperation. And I'm afraid that there's not a lot of time left for such a opportunity cost. हमने देखा है अभी recently जिस तरह floods ने devastation cause की है. I don't think a lot of people were predicting such big losses. Maybe in the next couple of years, we'll definitely see a lack of supply of water and aridity rising to such levels that maybe, we already see a lot of farmers suiciding in India. It's a big crisis. Delhi is upset. Jis tarah Punjab mein farmers suicide kar rahe hain. And why are farmers suiciding in India is because the lack of yield in Indian agriculture sector. A lack of yield has a direct link with water supply. So such incidents
which will economically hurt India and Pakistan, will push them together. Just how tariffs of America really pushed India and US together. So economic tangible results, I think, but they're not. I think yes, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेड ऑफ्स में. तो जब आप चाइना के करीब आए या सो कॉल्ड, तो हमें नज़र आ रहा है जैसे आपने मेंशन भी किया है और हैदर ने भी किया कि इंडिया की जो टैरिफ्स, जो यूएस की टैरिफ पॉलिसी थी अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट इंडिया या जनरली, उसने बहुत सारे ममालिक को वो हिला दिया ना. और वो ट्रम्प का एक्सपेक्टेड भी था खैर, लेकिन स्टिल जब वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है या अनाउंस होता है तो एकदम फिर चीज़ें ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी से आती हैं. तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा करीब लाने के लिए, आइस ब्रेकिंग के लिए तो अच्छा है, लेकिन इन दोनों को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, चाइना और इंडिया को, कि अगेन ये दोनों मुल्क मिल के ऑलमोस्ट इतनी बड़ी पॉपुलेशन का वो है, इन दोनों की मिल के तो 3 बिलियन के करीब पॉपुलेशन चली जाती है ना. हम तो सिर्फ पहले साउथ एशिया की बात कर रहे थे कि उधर क्या है, लेकिन क्योंकि चाइना इज़ नॉट इन साउथ एशिया बट स्टिल very dominant influence, very proximity में, हाँ proximity में है. तो अगर इन जगह की सिर्फ 2 बिलियन पॉपुलेशन है तो चाइना की डाल दी जाए तो 3.5 बिलियन के करीब हम पहुंचे. It's a stakeholder in Kashmir and water. तो ये इनको थोड़ा सा पॉलिटिकली ये समझना पड़ेगा कि इसकी जो हैदर ने बात की थी ना कि जैसे सिविलाइजेशंस डिस्ट्रॉय हो गई, मौजूदारों की बात की, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम सुपर ह्यूमन और हम सारे एआई की तरह रोबोट्स ह्यूमनाइड्स बन जाएंगे और हमें पानी नहीं चाहिए होगा. हमने आपसे ह्यूमन बीइंग्स ही रहना है, पानी कंज्यूम करना है. तो इसको थोड़ा सा इनको उस डोमेन में लाना चाहिए कि हम इसको पॉलिटिकली भी इसको यूज़ करें अपने डिफरेंसेस कम करने के लिए. लेकिन मेरी प्रोडिक्शन एक ये है कि ये डिफरेंसेस कम नहीं होंगे. ओके, मे बी आई एम रॉन्ग इन द फ्यूचर, बट एज ऑफ टुडे आई थिंक ये डिफरेंसेस दोनों के बढ़ेंगे. चाइना और इंडिया के डिफरेंसेस बढ़ेंगे और उसमें ज़्यादा रोल इंडिया का होगा उन डिफरेंसेस को बढ़ाने में. वो वजह यह है कि इंडिया इज़ गोइंग टू स्टे अ स्मॉलर इकोनॉमी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन कंपैरिजन टू चाइना. एंड इंडिया की साउथ एशिया में हेजमनिस्टिक या हेजमन एज अ हेजमन वो एस्टैब्लिश हुआ है, लेकिन पूरे जब फ्रेम में आएगा जिसमें चाइना हो जाएगा उसमें वो हेजमन नहीं रह सकता. तो जब एक हेजमन थ्रेटन होता हो अपनी ही प्रॉक्सिमिटी में, तो फिर अगेन वो थुसिडिटीज ट्रैप की एक नया वर्जन, वो एक नया वर्जन है, नॉट एक नॉट द सेम वर्जन एज ग्राहम एलिसन हैज डिफाइंड, बट लेकिन और वो फिर डेवलप होना है. और वो जब डेवलप होना है तो ये डिफरेंसेस बढ़ने हैं. और वो जब चाइना एज अ रूलिंग पावर उस वक्त चैलेंज होगा फ्रॉम अ राइजिंग पावर, तो फिर वो डिफरेंसेस और बढ़ेंगे. उस वक्त शायद चाइना रोल प्ले करेगा, लेकिन उस वक्त तक जब तक ये दोनों मुल्क टॉप इकोनॉमीज नहीं बनते तब तक इंडिया इसको एग्रेवेट करेगा. आई थिंक अगर डॉक्टर हसन ने थोड़ा रियलिस्ट पर्सपेक्टिव दे दिया तो हमें शायद थोड़ा लिबरल पर्सपेक्टिव, एंड आई डू सब्सक्राइब टू इट अ बिट एज वेल, भी देना चाहिए कि नॉट conflict is inevitable over this, but I do think there is room for cooperation. Yeah. Why is there room for cooperation? Because at the end of the day, people to people contact does exist between Pakistan and India on a virtual level. We live in a very globalized world. We've seen that calamities in Pakistan, calamities in India. जब भी पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी कैलेमिटी होती है, हम ट्विटर पे देखते हैं कि इंडियन सपोर्ट भी समवॉट नजर आती है. या इंडिया में भी जब कैलेमिटी होती है, अभी तेजास क्रैश हुआ था, तो मैंने काफी पाकिस्तानीज को कहते हुए देखा था, डू नॉट सेलिब्रेट बिकॉज इट वाज नॉट वॉर लाइक सिचुएशन. वो देयर वर सिंपैथीज फॉर इंडियन पीपल. Sympathies do exist. So when we do see a huge calamity because of water, I do think there will be some room for cooperation between China and India as well, right? China and India as well. Yes. So let's not forget the human element of it as well. Right. I think we have had a very good discussion. Viewers, ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और मैं चाहूँगा कि आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वाला स्टाइल कैसा लगा हमारी डिस्कशन का. क्योंकि इससे पहले तो यहाँ सर अथर सोलो यूज़ कर रहे हैं, या फिर मैं और सर अथर और हैदर और हमारे एक और पार्टिसिपेंट है दानियाल. तो अब ये स्टाइल आपको कैसा लगा ये बता दें. और साथ ही साथ चलते चलते मेरी प्रेडिक्शन ये है कि चाइना जो है ज़्यादा एम्पावर होगा आने वाले दिनों में, और फिर इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए एक नया कोऑपरेटिव मॉडल साउथ एशिया में इवॉल्व होगा. लेट्स सी व्हाट कम्स आउट. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.